हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और स्वागत है आपका बी अचीवर्स में। आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी की क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर 3 करने जा रहे हैं, जो कि यूनिट सेकंड में आता है हमारा। ठीक है, चैप्टर थर्ड। और इससे पहले जो चैप्टर 1 है और जो 2 है हम लोगों ने पहले भी कर लिया है। ठीक, तो इसमें हम लोग जानेंगे किसके बारे में, सरकार के बारे में। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम है कि वह कार्टूनों के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करने, व्यंग करने तथा राजनेताओं की गलतियों को ढूंढने के लिए करे। ठीक, आर के लक्ष्मण ये लिखा है। ठीक, तो ये पढ़ लेते हैं। मैंने उससे छोटी माला बनाने के लिए कहा था। वो बहुत दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति हैं और इतनी भारी माला को वजन संभाल नहीं पाएंगे। ये एक प्रकार से जो है आपने अखबारों में भी, न्यूज़पेपर में कार्टून इस तरीके से बने हुए देखे होंगे। ठीक, एक तरीके से मजाक के रूप में, और जो है उनके लिए एक उनका विरोध या उनकी जो भी बात नहीं समझ में आती है, लोगों को नहीं पसंद है, तो उसको एक कार्टून के जरिए जो है उसको दिखाने का प्रयास किया जाता है। ये देखिए, हाल बुरा नहीं है, जरूर पास के किसी गांव में नल से पानी आ रहा होगा। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये राजनेताओं के बारे में इस प्रकार से कार्टून बनाए जाते हैं, आपने अखबार में भी देखा होगा। तो चलिए हम अपना आगे की इसकी शुरुआत करते हैं। चैप्टर 3, जिसका नाम है सरकार क्या है। आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। इस पाठ में आप यह पढ़ेंगे कि सरकार क्या है और ये हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकारें क्या करती हैं, वे निर्णय कैसे लेती हैं। अलग अलग तरह की सरकारों, जैसे लोकतांत्रिक सरकार एवं राजतंत्रीय सरकार के बीच क्या अंतर है, चलिए पढ़कर पता लगाते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें हमें इसमें पता चलेंगी। तो देखते हैं, यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं। सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग। उसके बाद है बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री। उसके बाद है प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए। ये जो न्यूज़पेपर की कटिंग है जो हम लोग देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश। ठीक, ये क्या है, सरकार ने कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में है। सरकार सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। ठीक, ये जो क्या है, ये क्या एक प्रकार से न्यूज़पेपर की कटिंग यहाँ पे दी हुई है। ठीक, तो बहुत ही आपको ये चीज ध्यान से समझनी है। बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट और फैक्ट भी क्लियर होंगे। कॉन्सेप्ट पे आपको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो हम लोग इसको समझते हैं। देखिए, ऊपर दी गई अखबार की सुर्खियों को देखिए। इनमें सरकार के जिन कामों की बात की जा रही है उनकी सूची बनाइए। क्या सरकार का काम बहुत ही विस्तृत नहीं है? आपके अनुसार सरकार क्या है? कक्षा में इस पर चर्चा कीजिए। ठीक, तो इसके बारे में आपको सोचना है, विचार करना है कि आपके अनुसार सरकार क्या है। अब देखते हैं। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज के दाम कैसे घटाए जाएं, अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक और रेल सेवाएं चलाना। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। ठीक है, जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग
न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। ठीक है। शायद आपको ये जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी है। ठीक, ये पढ़ लेते हैं। क्या आप सरकार के ऐसे कुछ कामों के उदाहरण दे सकते हैं जिनकी चर्चा ऊपर नहीं की गई है। ठीक, तो यहाँ पे आपको उन जो ऊपर दिया गया तो उसके अलावा भी कुछ ऐसे काम आपको बताने हैं जो कि आप लोग बता लेंगे। उसके आगे, जब लोग इकट्ठा रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की जरूरत होती है, एक सिस्टम की जरूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सकें। कुछ नियमों की जरूरत होती है जो सब पर लागू हो। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की जरूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। अपनी सीमा मतलब कि सरकार का जहां तक उसका सीमा है, यानी कि एक प्रकार से एक देश में। ठीक, ये हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कुछ उदाहरण सरकार के अंग हैं। सर्वोच्च न्यायालय, भारत पेट्रोलियम, भारतीय रेल। ठीक है। उसके आगे हम लोग देखते हैं, ये हो गया भारत पेट्रोलियम, ये हो गया हमारा क्या, सुप्रीम कोर्ट न्यायालय, और ये हो गया भारतीय रेल। उसके आगे अगर हम लोग देखें, अब आपको पता है सरकार के स्तर के बारे में देख रहे हैं इसमें। अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीजों के लिए जिम्मेदार है। तो क्या आप सोच सकती हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती होगी। दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है, स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव, शहर या मोहल्ले से है। राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे। ठीक है। ये बहुत ही आसान भाषा में इसमें समझाया गया है, आपको ध्यान से इस चीज को समझना है। जैसे हरियाणा और असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है, जैसे राज्य की सरकार अलग और केंद्र की सरकार अलग। ठीक, मानचित्रों को देखें। ठीक, हम लोग अभी मानचित्र देखेंगे। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है और आगे की कक्षाओं में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के कामों के बारे में जानेंगे। ठीक, ये क्या है, ये हमारे भारत का मैप है। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे सबका जो है स्टेट बताया गया है और हर स्टेट की जो है अपनी अपनी क्या है, सरकार है, और केंद्र की एक पूरी सेंट्रल एक सरकार है जो पूरे देश के लिए भी है, और अपने अपने स्टेट की भी एक सरकार है। ठीक है। और ये देखिए, ये मैप दिया हुआ है। ठीक, अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। ठीक, तो जिनको भी नहीं पता है तो ये जो फैक्ट है आपको नोट कर लेना है कि तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। कब बना था? 2 जून 2014 को। ठीक, किससे अलग होके? आंध्र प्रदेश से अलग होके। ठीक, तो अगर हम देखें तो हमारा ये है हमारा आंध्र प्रदेश का हिस्सा। ठीक, और इससे जब अलग होके बना है तो इस वाले मैप में हो सकता है तेलंगाना दिखाया हो। ये है, देखिए, ये तेलंगाना है, ये आंध्र प्रदेश है। ठीक, तो देखते हैं आगे। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर राज्य 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। ठीक, तो आपको पता है कि 31 अक्टूबर को 2019 को जम्मू और कश्मीर को राज्य को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया, यानी कि यूनियन टेरिटरी में बांट दिया। एक है जम्मू कश्मीर और एक है लद्दाख। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं सरकार एवं कानून के बारे में। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मान्य होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करें। उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी
चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सजा काटनी पड़ती है या जुर्माना भरना पड़ता है। ठीक। किसी दूसरे कानून को लेकर यह विचार कीजिए कि लोगों के लिए उसे मानना क्यों जरूरी है। ठीक, ये आपको सोचना है इसके बारे में। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है, ठीक, किसे लगे, लोगों को लगे, तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया, तो वह न्यायालय जा सकती है और यह दावा कर सकती है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की जरूरत है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको दोनों ही एग्जाम्पल दे दिए गए कि सरकार किस तरीके से अपने कानून का जो है पालन करवाएगी, और अगर वो कानून में कुछ कमी है तो जो है लोग जो है उसका न्यायालय में जाके दावा कर सकते हैं उसके विरोध। ठीक है। सरकार के प्रकार अब हम लोग देखते हैं। सरकार के प्रकार, सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है। इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। ठीक। लोकतंत्र में लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। ठीक। लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में मतलब लोगों की सरकार, मतलब लोग अपने नेता को चुनते हैं और वोट देते हैं और उनको जो है कानून बनाने की शक्ति देते हैं। ठीक। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। वे अपने पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। ठीक। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है। ठीक। और सफाई देनी होती है। एक दूसरे तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्री सरकार कहते हैं। अब इसको ध्यान से आपको समझना है। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास रहती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते और ना ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है। ठीक, यानी कि लोगों द्वारा ये चुने नहीं जाते हैं और ना ही इनको लोगों को कोई सफाई देने की जरूरत है। जो इनको सही लगता है अपने हिसाब से ये कानून बना लेते हैं और सलाह देने के लिए एक छोटा सा समूह रखते हैं। ठीक। जिस प्रकार से ये देखिए एक राजा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं लोकतंत्र, लोकतांत्रिक सरकार। ठीक। भारत एक लोकतंत्र है। इसको हम लोग ये पढ़ने के बाद इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है। भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। ठीक, हम लोगों ने बहुत ही संघर्ष किया है, सभी जानते हैं। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए हैं। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति है। ठीक। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। ठीक। तो यहाँ पे आपको लोकतंत्र का मतलब समझ गया। उसके बाद देखते हैं लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि यानी कि जो मूलभूत यानी कि बेसिक जो इम्पोर्टेंट जो विचार है, जो आइडियोलॉजी है, यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। ठीक। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को क्या कहते हैं, प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। अब हम लोग ऊपर का वो पढ़ लेते हैं।
लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण है जो उनको प्रभावित करते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने जवाब के 2 कारण लिखिए, तो आप चाहें तो इसमें आंसर लिख सकते हैं। आपके यहाँ जिस प्रकार की शासन व्यवस्था है, उसके स्थान पर आप कैसी शासन व्यवस्था चाहेंगे और क्यों चाहेंगे? ठीक, अगर इस पे भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ये क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथनों में जो गलतियां हैं उन्हें सुधार कर लिखिए। अब देखिए, राजतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है, ये जो है गलत है। ये राजतंत्र में चुनने की छूट नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद लोकतंत्र में एक राजा के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है, ये भी गलत है। लोकतंत्र में राजा होता ही नहीं है, लोग चुनते हैं अपने नेता को। राजतंत्र में राजा या रानी द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि वो राजा होते हैं, वो लोगों द्वारा नहीं चुने जाते हैं। ठीक, तो इनको आपने सही कर लेना है। उसके आगे हम लोग देखें, मतदान के समय मतदाता की उंगली पर स्याही से निशान लगाया जाता है ताकि वह केवल एक वोट दे सके। ग्रामीण मतदान केंद्र का यह एक दृश्य यहाँ पे दिखाया गया है, जो यहाँ पे स्याही लगा रही है। उसके आगे हम लोग देखते हैं, आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दे। ठीक, ये पॉइंट आपको समझना है अच्छे से। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थीं? अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब था कि औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ये ऐसा था, ठीक है। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने चुने पुरुष बनाते थे। भारत में आजादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे। वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। यह किसका कथन है? गांधी जी का कथन है। और कहाँ लिखा है? जो है यंग इंडिया पत्रिका में इन्होंने लिखा है 1931 में। ठीक, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है और क्या क्या लिखा है ये भी आपको ध्यान देना है। उसके आगे हम लोग अगर पढ़ें, इसको पढ़ते हैं, वोट फॉर वुमेन। ठीक, संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा है। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। सफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी। महिलाएं ये काम नहीं कर सकती। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने के समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने भी महिलाओं के लिए वोट देने का अधिकार
की मांग थी। आपकी आवाज सुनी जाए, इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया। उनकी आवाज सुनी जाए, इसलिए इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गईं और भूख हड़ताल पर बैठी। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड में औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में मिला। ठीक, यहाँ पे जो है एक कॉन्सेप्ट बताया गया है कि किस प्रकार से जो है महिलाओं ने संघर्ष करके वोट पाने का अधिकार पाया है, सिर्फ भारत में ही नहीं विश्व में भी। उसके बाद हम लोग देखते हैं पृष्ठ 33-34 पर मानचित्र को देखें। वे भारत के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों को दर्शाते हैं। इन मानचित्रों और विभिन्न अन्य संसाधनों से निम्न जानकारी का पता लगाएं। भारत के पड़ोसी देशों का नाम। ठीक, अपने आप को जो है अपने साथ मैप लेके रखना ही है। ठीक, हमने पहले भी इसके बारे में बताया, आपको एटलस साथ में रखना है। भारत और विश्व का मैप अपने साथ में रखना है ताकि तुरंत आप इसको देख सकें। अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश और उसके पड़ोसियों के नाम आपको बताने अपने राज्य में। ठीक, आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हो तो वहां के उसके पड़ोसी राज्यों के नाम आपको बताने। अपने जिलों और उसके पड़ोसी जिलों के नाम देख लीजिए। अपने जिले से राष्ट्रीय राजधानी के लिए जाने वाला मार्ग कौन सा है, ये भी आपको देख लेना है। ठीक, तो ये कुछ जो है क्वेश्चन है, ये आपको इसमें से करके देख लेना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे देखते हैं। ये हो गया हमारा क्या अभ्यास प्रश्न है। ठीक, तो इसके आपको आप चाहें तो इसका आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर हुआ समाप्त और इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 खत्म होता है और उसके बाद हम लोग अब अगला चैप्टर 4 चैप्टर अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और ये सारे आपको क्वेश्चन लगा के देख लेने हैं। ठीक, अभ्यास प्रश्न बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट है और आपकी आपकी जो सोच है इसके प्रति और जो जो एक समझ है पॉलिटी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग को बहुत ही ज्यादा अच्छे से डेवलप कर देगा। ठीक, ताकि आपको आगे की और चीजें समझने में तकलीफ बिल्कुल भी नहीं होगी। इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ें और समझें। तब तक के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 की शुरुआत करेंगे।